बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 अगस्त पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 259। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले हमने आपके सामने 4 खबरें रखनी हैं। एक रावलपिंडी से, एक इस्लामाबाद से, एक कराची से और एक कोटद्दू से। आपके सामने नजर आएगा कि कैसे अवाम के टैक्स के पैसों से अशराफिया अयाशी का नंगा नाच नाच रही है और दूसरी तरफ जो गरीब है उसकी सिसकियां और आंसू पूंछने के लिए कोई नहीं है, बल्कि उस पर मुसीबतों के ऐसे पहाड़ टूट रहे हैं कि इंसान को यकीन नहीं आता। सबसे पहले चलते हैं रावलपिंडी, जहां पर आपके पैसों से, जी हां बिल्कुल आपके पैसों से, आपके टैक्स के पैसों से मौजूदा और साबिका जनरल्स ने खूब मजे उड़ाए हैं। फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, खुद भी वो रिटायर्ड हैं और उन्होंने अपने सामने बहुत सारे रिटायर्ड साबिक फौजी अफसरान को बुलाया है। जनरल कियानी भी थे उसमें और आपके सामने जनरल राहील शरीफ साहब भी इसमें नजर आएंगे। उसके अलावा भी और 20 जनरल, वो मेरा ख्याल काजी अशरफ उनका नाम था, जिन्होंने ट्रेन के ऐसे इंजन ले आए थे। माशाल्लाह बड़े बड़े माहिर हमारे पास जनरल हैं। उन्होंने ऐसा सौदा कर दिया था, रेलवे के गालिबन वो वजीर थे, क्योंकि जनरल्स हमेशा समझते हैं कि उन जितनी अकल किसी को नहीं है, तो उन्होंने चाइना से ऐसी ट्रेनें और उनके इंजन खरीद लिए थे जो पाकिस्तान की पटड़ी पर चल ही नहीं सकते थे। जो पाकिस्तानी पटड़ी की विड्थ थी और जो उन ट्रेनों के या इंजन के पहिए थे वो मैच ही नहीं होते थे आपस में। मीन वो पाकिस्तान की पटड़ी पर चल ही नहीं सकते थे और उन्होंने उनके सौदे खड़का दिए थे और पेमेंट भी कर दी थी। वो भी मुझे वहाँ नज़र आए वीडियो के अंदर। तो तमाम साबिक जो फौजी जनरल्स अफसरान, कुछ बीच में मेरा ख्याल है कि जो JCOs थे उनको भी बुलाया था। ज़रा थोड़ा सा आपको पता है कि उससे ज़रा PR अच्छी हो जाती है। दिखाया जाता है कि जो आर्मी चीफ हैं वो सिर्फ जनरल्स को नहीं मिलते, वो निचले रैंक के अफसरान को भी मिलते हैं। तो ज़रा फिलिंग करने के लिए खबर की उनको भी बुलाया गया था। तो एक एहतमाम था, जाहिर है आपके टैक्स के पैसों से ये एहतमाम था, तो एक खूब दावत उड़ाई गई है। ये को अकेले नहीं उड़ा रहे। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त, तो ऐन इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, तो ऐन इस वक्त जो गवर्नमेंट हाउस मरी है, हमारे पास जो उड़ती उड़ती खबरें आई हैं, इसकी हम हतमी तौर पर जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि सिर्फ एक ही ज़रिया है जिसने हमें खबर दी है, ज़रिया मुस्तनद है। तो उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, वो गवर्नमेंट हाउस रावलपिंडी, ये वो एक आप ये कहिए कि पुरआसाइश किस्म का 7 स्टार किस्म का एक गेस्ट हाउस शरीफ फैमिली ने आपके टैक्स के पैसों से बना रखा है। ये इन्होंने 2013 से 2018 के दरमियान जो गवर्नमेंट थी उसमें था, तो ये पुराना वहाँ पर, फिर वहाँ पर नई बिल्डिंग भी बनाई गई और उसकी तज़ीन व आराइश की गई। उसके ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए लगे थे और उसके अंदर अब ये सारे बैठे हुए हैं। मीटिंग, बदलती हुई सियासी सूरत हाल और कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में क्या करना है, इसके ऊपर मीटिंग चल रही है। हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं, देखते हैं मीडिया इसको रिपोर्ट करता है कि नहीं। इस्लामाबाद में रहने वाले सहाफ़ियों के लिए भी ये खबर होगी हमारी तरफ से कि वो थोड़ी इसके ऊपर भाग दौड़ करें और देखें कि वहाँ पर और कौन कौन मौजूद है। इसके साथ ही साथ हमारे पास ये भी खबर है कि मरियम नवाज साहबा के जो अल्ले तलल्ले हैं साथ, मतलब उनका स्टाफ है, उनके अफसरान हैं, उन्होंने मरी में इस वक्त लुट मचा दी है, क्योंकि वो अपने पूरे पूरे टब्बर लेके चले गए हैं। 14 अगस्त भी थी, उस छुट्टी के हिसाब से भी, मतलब ऐसे भी अफसरान हैं जो अपनी खाला, खालू, फुप्पा, फुप्पी, इस तरह के रिश्तेदारों को भी लेके चले गए हैं। ये हमारा जो सोर्स है, ये मरी गवर्नमेंट के अंदर का सोर्स है और वो बता रहे हैं कि गिल साहब हमें स्यापा पड़ गया है। इतने कमरे, जो कुछ भी यहां था वो सब दे दिया, लेकिन पेट नहीं भर रहा। इतने अफसरान साथ आ गए हैं, इतना स्टाफ आ गया है, अफसरान के इतने रिश्तेदार आ गए हैं कि हमारे पास कोई जगह नहीं बची। हमने प्राइवेट होटल्स भी बुक किए हैं, उसके बाद भी हमारे पास इनको कमरे देने को कुछ नहीं बचा। जो इस वक्त मरी के जो भी असिस्टेंट कमिश्नर्स या रेलेवेंट डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो तमाम इस वक्त शदीद दबाव में हैं, क्योंकि उनके ज़िम्मे लगा है कि वो ये सारे इंतजामात करें। तो एक तरफ आपके टैक्स के पैसे की धज्जियाँ मरियम नवाज़ वहाँ उड़ा रही हैं,
दूसरी तरफ कल शाम फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उन्होंने साबिक तमाम फौजियों को बुलाया और अपने यहाँ 14 अगस्त की रोशनी में या उसकी मुताबिकत से उन्होंने एक अशाइया दिया। अब आप देखते हैं कि अक्सर आप और हम गिला करते हैं कि फील्ड मार्शल रिटायर होने के बाद जो कुछ उन्होंने मुरीदके में किया, जो कुछ 26 नवंबर को उन्होंने डी चौक में किया, जो कुछ फिर कश्मीर में 93 के करीब वहाँ पर शहादतें अभी ताज़ा हुई हैं, फिर इलेक्शन लूटा, फिर अदलिया लूटी, फिर आइन लूटा, तो इसके ऊपर अक्सर कहा जाता है कि यार फ़ौज में से कोई इसके ऊपर एतराज़ नहीं करता। जो सर्विंग है उन्होंने क्या एतराज़ करना। आप देखिए कि जो जा चुके हैं रिटायर होकर, जिन्हें इतनी ज़रूरत नहीं इनकी जी हुजूरी करने की, ये जब मेजर होंगे तो शायद तब वो जनरल होंगे, या जब ये कर्नल होंगे तो तब वो जनरल होंगे। वो वीडियो में देखिए दोनों हाथों से इनके साथ मुसाफा कर रहे हैं। ये हमारी कोई सरिश्त में ही है, पता नहीं भगत सिंह कहाँ पैदा हो गया था हमारे अंदर, ये पता नहीं इमरान खान कहाँ से आ गए इस कौम के अंदर। ये हमारी तो सरिश्त के अंदर ही गुलामी है, 2 नंबरी है। ज़रा देखिए ये इनके उम्र का फ़र्क देखिए, फील्ड मार्शल का और एक्सपीरियंस का फ़र्क देखिए। जनरल कियानी जो है वो ग्रेसफुली हाथ नहीं मिला रहे उनसे, दोनों हाथ मिला रहे हैं। ऐसा लग रहा है जनरल कियानी कोई जेसीओ थे जो रिटायर्ड हुए हैं और ये कोई वाकई जनरल साहब हैं, तो उन्होंने उनको बुला लिया है। तो वो कह रहे हैं कि तुम आए तो आया मुझे याद कि गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। तो ऐसी ही कैफियत है कोई जनरल कियानी साहब की कि वो दोनों हाथों से, यही हाल वो हमारे मूँछों वाले जो बड़े ही तगड़े तवाना किस्म के जनरल साहब हैं, राहील शरीफ साहब, जिन्हें वहाँ भेजा हुआ है वो उम्मत मुसलमान की फ़ौज जो हमें नज़र ही नहीं आई। पूरी उम्मत मुसलमान कुकड़ों की तरह लड़ लड़ के अब तक मर गई आपस में। मीन ईरान ने वही मुल्क छोड़ा नहीं जिसके ऊपर मिसाइल नहीं छोड़े उन्होंने, और उन्होंने भी ज़ाहिर है ईरान पर वापस मिसाइल मारे। मतलब कुकड़ों की तरह पूरी मुस्लिम उम्मा लड़ रही है। हमें एक कंधा नंगा करके हमारे उम्रा करते हुए, मैं उस पर मजाक नहीं कर रहा, वो तो मजहबी फरीज़ा है, लेकिन क्योंकि कद शायद उनका माशाल्लाह काफ़ी है राहील शरीफ साहब का, तो उनकी तस्वीर जो कुछ 6 महीने बाद या कोई खाना खाते हुए आती है आसिम मुनीर साहब के साथ, पीछे मुस्कुरा रहे होते हैं मीठा मीठा, तो और या फिर एक कंधा नंगा करके तो वहाँ मक्का मुकरमा के अंदर जब वो तवाफ़ वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ से कोई तस्वीर हमें ना वो कभी घोड़े पे बैठे नज़र आए सिपा सलार में वो इस्लामी फ़ौज के, ना वो किसी टैंक में बैठे नज़र आए, ना वो कोई ब्रीफिंग, ना वो हमले का, ना वो मीडिया को बताते हुए कि मेरी फ़ौजों ने उस तरफ को हमला कर दिया। मुझे अब पता नहीं कि कोई, मेरा मतलब है कि कोई जाली फ़ौज बनाई हुई है उन्होंने, या मुझे ये नहीं पता कोई बच्चों की फ़ौज बनाई। बच्चों की करेंसी होती थी ना, ईद पे आप ख़रीदते होते थे जाली नोट, उसके ऊपर ईद मुबारक लिखा होता था, नोट सारा होता था लेकिन नोट के ऊपर ईद मुबारक लिखा होता था, वो जाली नोट होते थे। पता नहीं उन्होंने ऐसे ही शौक़ से इन्हें बस कहा है कि चलें आप आर्मी चीफ़ हैं, को बंदे रख दिए दफ्तर में 15-20 और कहा है कि बस आप हुक्म देते रहा करें, बाहर को फ़ौज फूज नहीं है, बस इनको बताया हुआ है कि आप, कई दफ़ा कई घर में बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना, तो वो उनके लिए वो सेटअप बना देते हैं घर वाले जाली किस्म का, कि वो उनको लगता है वो दफ्तर में काम कर रहे हैं, अहकामात देते हैं, ये ऑर्डर फिल हो गया, ये ऑर्डर बेच दिया, ये हो गया, तो उससे वो ज़रा महजूज भी रहते हैं, मसरूफ़ भी रहते हैं। तो पता नहीं जनरल क्या नहीं अपना जनरल राहील शरीफ साहब के साथ उन्होंने ये कर रखा है, क्योंकि वो फ़ौजें तो हमें नज़र नहीं आई। हमें तो कोई एक ऐसा थाना भी नज़र नहीं आया जो उनके अंडर हो सऊदी अरब में या किसी जगह पर, यहाँ वो कोई, मेरा मतलब है कि कोई गश्ती कर लें 2-4 गाड़ियों में बैठ के, वो किसी सड़क पे ही निकल आए। वो उम्रा करते हुए साथ उनके, ज़ाहिर है उस टाइम वो जो कोई भी जाती है डिग्निटरीज़ जो भी जाते हैं वो उनके साथ जो वहाँ पर हिफाजती अमला होता है वो नज़र आता है। उसके अलावा यकीन कीजिए आज तक हमें कभी एयरपोर्ट पर भी, किसी सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर भी उनके साथ वर्दी में कोई बंदा नज़र नहीं आया। ये अब पता नहीं कोई जिन्नों की फ़ौज के वो हैं, कोई चुड़ैलों की फ़ौज के हैं, ये पता नहीं किस फ़ौज के सिपा सलार हैं। बहरहाल वो भी पहुँचे हुए थे। तो इस खबर का मतन ये है कि असी कल्ले नहीं खराब इत्थे सारे ने जनाब, जदों होवेगा हिसाब उदों वेख लांगे। आप यहाँ सर्विंग जो जनरल्स हैं, मेजर जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल हैं, आप उनको रोते हैं। यहाँ जो रिटायर्ड हो गए हैं, जिन्होंने आपको कख नहीं, मेरा ख्याल पेंशन उनकी आ ही रही होगी, मुरब्बे शरब्बे उन्हें मिल गए हुए हैं, प्लॉट श्लॉट मिल गए हुए हैं, ज़मीनें उन्हें ब्राउन ग्रीन पता नहीं कौन कौन सी मिल गई हुई हैं, सारे खाबे शाबे उनके लग गए हैं, वो भी दोनों हाथों से आके इंडोर्स कर रहे हैं, झुक झुक के मिल रहे हैं, सलामें कर रहे हैं। और बस मेरा ख्याल है कि कोई इंटेग्रिटी है ही नहीं, हमें बस ऐसे ही झूठ ही हमें बताया गया, इंटेग्रिटी वाला मामला कोई नहीं है, बस लगा दा है जिसका लग जाए, और ज़मीर बिकने के लिए हैं सबके, और
आज ये जो भी कर रहे हैं वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं। उनको ये परवाह ही नहीं है कि इस बुढ़ापे में कम से कम वो इनको इंडोर्स ना करें जो सब कुछ ये कर चुके हैं। अब इन्हें इंडोर्समेंट चाहिए। कल इन्होंने सबको दूसरों को खड़े करके इंडोर्समेंट ली, फिर शाम को इन्होंने साबिक फौजियों को सबको खड़े करके, तो वो तो अब हेड ऑफ स्टेट बनने के लिए रवां दवा हैं। आगे चलते हैं जी। अगली खबर आपको अब इस्लामाबाद से दें। मैंने कहा था 4 खबरें पहले देंगे, फिर अगली खबरों की तरफ बढ़ेंगे। ये शहजाद पराचा साहब की खबर है। पिम्स अस्पताल में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 25,000 से जायद एड्स के केसेस के इंदराज का इंकशाफ। और से सुनना है आपने, ये जहां पर वो यादगार फतह का इफ्तिताह किया ना फील्ड मार्शल साहब ने, जहां बाजी भी आई हुई थी, यहाँ सदरे फॉर्म 47 के सदर पाकिस्तान भी थे, अर्दली साहब भी थे, वो सारे आए हुए थे ना। उससे 1 मील के फासले के अंदर अंदर ये हॉस्पिटल है पिम्स। 1 से 1.5 किलोमीटर और 1 मील, ये तकरीबन मतलब बिल्कुल ही साथ है। उस पिम्स हॉस्पिटल की शहजाद पराचा कहते हैं कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 25,000 से जायद एड्स के केसेस का इंदराज हुआ है। ज़राए के मुताबिक ब्लड बैंक में इंतकाले खून के दौरान मुजरमाना गफलत के बायस मुतासरा खून थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को भी इंजेक्ट किया जाता रहा। ये 25,000 तो रजिस्टर्ड हो गए, बच्चों पता नहीं कितनों को एड्स कर दी वहां पर। कैन यू बिलीव इट? और उधर यादगार बन रही है, इधर गरीबों के बच्चों की मैयतें तैयार कर रहे हैं, मतलब उन्हें खून लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आगे कराची चलते हैं, वहां की खबर रख देते हैं। वलीका हॉस्पिटल कराची ने इस्तेमाल शुदा सरिंज के इस्तेमाल से बच्चों में HIV की, वहां भी एड्स के मुंतकली का मामला। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त इल्तवा का शिकार होने के दौरान 9 मजीद बच्चे फौत हो गए। 11 अगस्त को होने वाली समाअत के दौरान मुतासरीन वालिदैन का एहतजाज, जजेस ने फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त में इंक्वायरी, मुकदमे के इंदराज, मुतासरा बच्चों के ताहयात इलाज और मुआवजे का मुतालबा किया गया था। वहां 9 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए कराची में। अब आपको वहां से लेके चलते हैं हम कोटद्दू। कोटद्दू में अब से 4 से 5 दिन पहले एक रिक्शा, लोडर रिक्शा उसे कहते हैं, जो पीछे से थोड़ा खाली होता है, सामान वगैरह होता रिक्शा ही है, उसमें कोई 28 या गालिबन 30 के करीब लोग सवार थे, जो नहर में जा गिरा, जिसमें से 15 लाशें मिल चुकी हैं। अभी भी 3 या 4 लाशों या 5 लाशों की तलाश है और वो नहीं मिल रही। अब ये जो मरियम नवाज का पंजाब है और DGISPR की फौज है, इनमें से दोनों का कोई लेना देना नहीं इन गरीबों के साथ। कोटद्दू में बेयारो मददगार उन्हें छोड़ा हुआ है। जान शेर सहाफ़ी हैं, बहुत उम्दा रिपोर्टिंग करते हैं, साउथ पंजाब की तरफ से मेहनत करते हैं, अच्छी खबरें निकाल कर ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इनकी सताइश बनती है। इन्होंने अब वहां से एक वीडियो जारी की है जो देख के हम तो हैरान ही रह गए कि वहां पर जो पुलिस वाले रेस्क्यू के लिए गए हुए हैं, वो दोपहर के वक्त वहां पर खाने खा रहे हैं, खाबे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और ताश खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं। वो वहां पर ताश खेल रहे हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत उस नहर के अंदर डूब रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं और अपने प्यारों की लाशें ढूंढ रहे हैं। ना कोई मिलिट्री का रेस्क्यू ऑपरेशन, ना 1122 का रेस्क्यू ऑपरेशन, कोई वहां नहीं पहुंचा। और मरियम नवाज साहबा जो हैं, वो हमारी बहन है, बाजी हैं, वो अपने नए से नए जोड़े पहन के वो अपनी कैट वॉक कर रही हैं, वो अपने काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी कपड़े पहनने वाली अन्नी मचाई हुई है। और अब वो आपको हमने बताया कि इस वक्त गवर्नमेंट हाउस का जो एक पुरआसाइश किस्म का गेस्ट हाउस है, वहाँ पूरा शरीफ टब्बर जो है, ये अभी हमें सुनने में आया कि पहुंचा हुआ और वहाँ मीटिंग कर रहा है। तो एक तरफ गरीब, उनके बच्चों को एड्स हो रही है, छोटा नंबर नहीं दिया हमने आपको, 25,000 शहजाद पराचा कहते हैं 3 महीने में। दूसरी तरफ कोटद्दू में डूबने वालों की लाशें तक नहीं मिल रही। तो ये वो वाले पाकिस्तान है, ये इमरान खान का पाकिस्तान नहीं है, ये आसिम मुनीर और मरियम नवाज का पाकिस्तान है। ये जो खबरें मैं आपको सुना रहा हूं, आगे चलते हैं, अगली सुन लें, वो भी इसी से रिलेटेड खबर है ताकि आप कोई कसर आपको रह ना जाए। शहबाज राणा एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए लिखते हैं, उनकी खबर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान पर कुल कर्ज 100 ट्रिलियन है, 100 खरब। ये इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई थी तो कुछ 44 खरब, पिछला सारा कर्जा 75 साल का, 75 साल में पाकिस्तान ने 44 खरब लिया था। और
ये जो 4 साल थे, इनमें अब इनकी खबर के मुताबिक 56 खरब रुपया पाकिस्तान ने कर्जा ले लिया मजीद। तो ये 100 खरब से ज्यादा कर्जा जो है वो पाकिस्तान का हो गया। साथ वो कहते हैं कि इस पर सूद की अदायगी 12 खरब रुपए करनी है। ये जो 100 खरब है, इस पर सूद की अदायगी सालाना 12 खरब है। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान का कुल दफाई बजट 3 ट्रिलियन है, मतलब 3 खरब है। 3 तो नहीं 4 है, लेकिन चले 3 है या 4 है। वो कहते हैं हमें कर्ज पर सूद की अदायगी दफाई बजट के 3 गुना से जायद करनी है। ये नंबर इंतहाई खौफनाक हैं और पाकिस्तान को अब पता नहीं कि ये सारी हमने पेमेंट्स कहाँ से करनी है। इसीलिए हम कंधे पर बंदूक रख के ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई हमारी बंदूक हायर कर ले, किसी जंग के अंदर हमें शामिल कर ले, हम कोई जंग लड़ें और हमें पैसे मिले और हम ये सारा कुछ अदा करें और ये जो अल्ले तल्ले खर्चे हैं ये सारे हम अशराफिया के चला सकें। आगे चलते हैं जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। आप ज़रा सियासी बातचीत कर लें खबरों की। एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघल रही है। आप इमरान खान की पिटीशन सुनने वाले जजेस को देख लें, सब आज़ाद जजेस को नामजद किया गया है। सुहेल आफरीदी की मुलाकात भी हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस तरमीम में इमरान खान को भी साथ लिया जाए क्योंकि वो ज़्यादा सूबों के हामी हैं। ये नजम सेठी साहब की खबर है। अब आपने याद करना है कि हमने आपको 12 और 13 को ये खबर दी थी सबसे पहले, और आपको ये बताया था कि 28वीं तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों को जर्नल्स ने इस काम पर छोड़ दिया है कि आप हमारी मदद करें, हम इमरान खान से आपकी मुलाकातें भी करवाएंगे और उनके इलाज मुआवजे का भी काम करेंगे। तो पहले उनके हकूक उनसे सलब कर लिए गए। अब कहते हैं कि 25वीं तरमीम पर अगर आप हमें हेल्प करेंगे तो हम आपको आपके वो हकूक वापस दे देंगे। मैंने आपको ये भी कहा था कि एक मोतबर शख्सियत ने मेरे साथ भी इस पर बात की। मेरा जवाब बहुत सादा था कि इमरान खान कभी भी इस पर नहीं मानेंगे। ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है। मैंडेट इमरान खान के पास है, इन्होंने तो अवाम से वोट ही नहीं लिए। अब मिलिट्री जर्नल्स चाहते क्या हैं? इनको हमेशा से मिलिट्री जर्नल्स का मसला क्या है? बंदूक इनके पास होती है। ये जैसे आपने देखा ना कि नेम और शेम हमने सिर्फ 2 दिन किया मुसर्रत हलाली साहबा को, सिर्फ 2 दिन उनकी चीखें निकल आई हैं। उन्होंने पश्तो जुबान में अब वो औरत कार्ड तो खेल ही रही हैं, साथ साथ वो एक आप ये कहिए कि इलाकाई कार्ड भी वो जो एक नस्ली कार्ड होता है ना, वो भी खेल रही हैं। वो लसानी कार्ड जो है वो भी खेल रही हैं कि मैं पश्तून हूँ, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ और मुझ पर हमला हुआ है। तो अब वो उसके पीछे पश्तों के पीछे जाके छुप रही हैं। तो इन्हें नेम और शेम का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये जर्नलिस्ट को भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सियासतदान और जर्नलिस्ट जो होते हैं ये अमूमी तौर पर थिक स्किन होते हैं, इन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों को बड़ा पड़ता है। तो अब नजम सेठी साहब भी उसी खबर को कंफर्म कर रहे हैं जो 12 और 13 को सबसे पहले हमने आपके सामने रखी थी। उसके बाद हामिद मीर साहब का तजिया भी वही था, उसके बाद आसमा शराजी साहबा का भी वही था। अब नजम सेठी साहब भी वही खबर रख रहे हैं कि पीटीआई को इनविटेशन आ गया है कि आप 28वीं तरमीम में हमें वोट करें और आपके बाकी काम सारे हम कर देंगे। आगे फयाज राजा एक और जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि माफ़ी ना मांगे, तनकीद भी हम पर करते रहें, सिर्फ एक शर्त पूरी करने के बाद कप्तान को अगले 72 घंटों में अदालती फैसले के नतीजे में रिहाई मिल जाएगी। वो बिग ब्रेकिंग के तौर पर कह रहे हैं। वो कहते हैं शर्त है खान को राजी करें, पीटीआई 28वीं तरमीम के लिए वोट देगी। पीटीआई क़यादत ने अगली मुमकिना मुलाकात में पैगाम पहुंचाने की हामी भर ली। फयाज राजा अमूमी तौर पर अच्छी खबरें ब्रेक करते हैं। देखिए, खबर किसी की गलत भी हो सकती है क्योंकि जितना ये घुमसान का रन पड़ा हुआ है, जितने गैर इखलाकी लोगों के साथ लेना देना है, जिनकी इंटेग्रिटी नहीं है, ऐसे मामलात के अंदर जर्नलिस्ट का काम भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये लोग एक खबर लीक करते हैं खुद ही और बाद में मुकर जाते हैं, उसका अपोजिट करते हैं। तो जर्नलिस्ट बेचारा क्या करे? सोर्स उसका ठीक होता है, बल्कि सोर्स खुद बता रहा होता है कि मैं ये करने जा रहा हूं, तो उसमें फिर गुंजाइश क्या रह जाती है? जर्नलिस्ट वो खबर देता है, बाद में इनके इरादे बदल जाते हैं और जर्नलिस्ट बेचारा झूठा साबित हो जाता है। बहरहाल आगे फयाज राजा कह रहे हैं कि 17 अगस्त से 27 सितंबर 40 दिन इंतहाई हंगामा खेज होंगे। मोहसिन नकवी की बैरिस्टर गौहर से आज की मुलाकात इंतहाई अहम थी। फैसला साजों ने कार्ड शो कर दिए हैं। नवाज और जरदारी पर नए सूबों के लिए दबाव बढ़ा दिया है।
फैसला साज मुतफ़िका कानून साजी चाहते हैं, मगर पीटीआई ने वोट दिया तो फॉर्म 47 की हुकूमत जायज़ करार पाएगी। पीटीआई इस इशू पर तकसीम है। कप्तान भी नहीं मानेगा चाहे बदले में रिहाई की ऑफ़र कर दी जाए। पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक मुखालफ। नून के अंदर भी तकसीम है, वो अकेले बोझ नहीं उठाना चाहते। पीटीआई की शमूलियत उन पर उठते सवालात कम कर देगी। उनकी सियासी दुकान का सौदा बिक सकता है, उनकी नाजायज़ हुकूमत जायज़ हो जाएगी। आगे वो लिखते हैं, जमाइमा खान, कासिम सुलेमान और अब मेरी इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी और कप्तान की 2 बहनें उज़्मा बीबी और नौरीन साहबा ने भी किसी मफाहमत के ज़रिए इमरान खान की रिहाई की चाहत की है। वो कहते हैं कि इमरान खान असर के वक्त रोज़ा तोड़ने का इरादा नहीं रखते। सिस्टम बोझ बन चुका, गेम ऑन है। 10 लाख का लॉन्ग मार्च सब कुछ उलट सकता है। फयाज राजा, ये उनकी खबर है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि 28वीं तरमीम के ऊपर, जो हमने आपको चंद दिन पहले बताया था, अब मुतअद्दिद जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि पीटीआई से बाकायदा उस पर मदद मांग ली है और कहा है कि आप वोट करें तो हम आपको रिहाई भी देंगे, इलाज भी करवाएंगे और सारे मामला। मेरे इस पर 2 सेंट्स क्या हैं? मेरे हैं कि अगर इस वक्त ये करना है तो फिर हमें शुरू में ही सारा कुछ नहीं करना चाहिए था। ये तो हम 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। किसी सूरत फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री को किसी सूरत लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए। इनके ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है, इसे किसी सूरत तहरीक इंसाफ को लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए। इस 28वीं तरमीम में मजीद सूबे बनाने या वट एवर ये करना चाहते हैं, उसमें हमें अपने दामन पर कालक नहीं लगानी चाहिए। जाहिर है ये एक मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि खान साहब जेल के अंदर हैं। हतमी फ़ैसला उन्होंने करना है। मुझे ये लगता है कि वो किसी सूरत भी, जितना मैं उन्हें जानता हूँ, वो किसी सूरत भी इस फैसले पर नहीं आएंगे। हाँ, ये भी मुझे पता है कि हमारी पार्टी के बाहर ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हमें ये कर लेना चाहिए, बल्कि अंदर जाके हो सकता है खान साहब को भी प्रेशराइज करें कि आप हमारी बात मान लें, इसी में फलाह है। लेकिन ये अब सिस्टम जहां पर पहुंच गया, इन्होंने आपस में, अगर पीटीआई ने अपना कंधा ना दिया तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा सूबों के मामले में जाना। और अगर पीपल्स पार्टी किसी वजह से, पहली बात तो जाएगी नहीं, और चली भी गई तो वहां से जो पटाखे पड़ेंगे इनके आपस में, नून लीग के, पीपल्स पार्टी को, जर्नल्स के, ना चाहते हुए भी, ये चाहते नहीं इनकी लड़ाई हो, लेकिन इनके जो मफादात हैं वो इतने उसमें संगीन हर्ट होंगे कि इनके दरमियान जो है वो खला पैदा होगा। तो पीटीआई को सब्र करना चाहिए। जो मुश्किल वक्त इतना गुजार लिया, अभी थोड़ा और गुजारना चाहिए, और इस गंदे धंधे के अंदर किसी सूरत भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये मेरी पोजीशन है, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था उनको भी मैंने यही बताया था। आगे सुनिए जी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नामों के साथ हमारे भला सरदार हैं, लेकिन काम हमारे ऐसे हैं कि शोधे जैसे हम होते हैं वैसे काम हम करते हैं। तो सरदार अयाज सादिक साहब के बेटे डॉक्टर मोहम्मद अली अयाज को मेडिकल के शोबे में आला कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। ये जो गौहरे नायाब हैं सरदार अयाज सादिक के साहबजादे, ये डॉक्टर तो हैं, लेकिन ज़रा गौर कीजिए, इन्हें वजारत तवानाई में, बिजली शिजली की जो वजारत होती है, लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर भी बनाया था। तो हिर्स हमारा ख़त्म नहीं होता। अब उस बोर्ड के ऊपर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मुआवजा भी मिलता होगा, और भी उसमें बोर्ड पर होने की वजह से कई और काम अपने करवा लेते होंगे। अब पता नहीं, ये आंखों के, मेरा ख्याल डॉक्टर हैं, पता नहीं आंखों के डॉक्टर हैं कि ये बिजली शिजली पैदा करते हैं। तो बिजली के बोर्ड पर इनका क्या काम था, इनके पास क्या एक्सपर्टीज़ थी। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये दूसरी तरफ कोटद्दू वाले अपने बच्चों की लाशें ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रही आम लोगों की। लेकिन अयाज सादिक का बेटा जो है उसे तमगा इम्तियाज़ भी मिलना है, और उसके साथ साथ उन्हें बोर्ड के ऊपर भी रखना है। तो अशराफिया के बच्चों का काम सीधा रहे, बाकी सबको छोड़ें। आगे जस्टिस मुसरत हलाली साहबा ने, ये एक होता था, मैं, हमारी बड़ी बहन है, हम हैं उम्र में तो बड़ी हैं ज़ाहिर है, एक बेल बतौड़ी होती थी, उस तरह की लगती है माजरत, लेकिन उनकी शक्ल उसी तरह की, एक ऐनक वाला जिन होता था, ड्रामा आता था जब हम छोटे होते थे, तो ये बिल बतौड़ी एक किरदार था। तो वो ये जस्टिस तो कहना वैसे तौहीन है, मुसरत हलाली साहबा जो है, हरामीपन वाले फैसले करने वाली मोहतरमा जो है, उनको अब बड़ी तकलीफ़ हुई है। ये जो यहाँ से हमने तनकीद की और आपने आवाज़ उठाई है, वो पश्तो ज़ुबान में कहती हैं, ज़रा गौर करना है पहले जुमले पर, जज की काबिलियत और किरदार उसकी जजमेंट की बुनियाद पर होती है, उसके फैसलों की बुनियाद पर आप काबिलियत नहीं जांच सकते हैं। पागल हो गई हैं हलाली साहबा, जजमेंट और फैसले एक ही बात नहीं होती।
वो कहती हैं कि जज की काबिलियत और किरदार उसकी जजमेंट की बुनियाद पर होती है, उसके फैसलों की बुनियाद पर आप काबिलियत नहीं जान सकते। मेरा ख्याल थोड़ी सी तनकीद से ही सर फिर गया है। मेरे किरदार का आप पेशावर हाई कोर्ट से पूछें जहां मैंने पूरी जिंदगी गुजारी। अच्छा जी, लोगों ने काफ़ी तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू की है मेरे मुतल्लिक। मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब मालूम है। लेकिन मेरी असल इज़्ज़त वो है जो मैंने यहाँ पेशावर हाई कोर्ट में देखी। इसका मतलब आप भी मान रही हैं कि वहाँ पर आपने बेशर्मी ही की है जाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो आपने हरामीपन वाले फैसले लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट में आपने अच्छा काम किया तो वहाँ गंद मारा है, तो हम आपके अच्छे फैसले को सर में मारें, अच्छे काम को। वैसे काम तो वहाँ भी आपके कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन अगर थे भी तो उनको सर में मारें जब आखिर पर। ये ऐसे ही है जैसे हमारे वैसे तो माशाल्लाह से जो एक हुसैन नामी नौजवान जिसके पास से इन्होंने वो परचम भी निकाल लिया पीटीआई का, और कहा परचम निकला तो पीटीआई का वर्कर था, तो वो जीएचक्यू पर हमला आवर था। ये कभी ये हमें जवाब नहीं देते कि हुसैन तो चले पार्टी का एक वर्कर था, आपके अपने कई जनरल्स ब्रिगेडियर्स वो पकड़े गए गद्दारी करते हुए मुल्क से। आपके अपने, आपने उन्हें सजाएं भी दी हुई हैं, अभी भी जेल में हैं कई, आपने बाद में कई छोड़े भी हैं सजाएं देने के बाद। आपके जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, ब्रिगेडियर्स कई जो हैं वो मुल्की राज बेचते हुए, गद्दारी करते हुए आपने खुद पकड़े हैं। तो आप पीटीआई का तो एक वर्कर जो है वो बेचारा जो मासूम था, जो स्पेशल चाइल्ड था, उसका कत्ल करके तो आप पीटीआई पर डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आपका भी कोई मसला है, आपके बंदे पकड़े गए हैं। तो ऐसे ना किया करें, इस तरह की खेलें ना खेला करें। तो वापस आते हैं जस्टिस फिर माजरत इस पर जस्टिस, ये हमारी जो बाजी बिल बतौड़ी हैं नुसरत हिलाली साहबा, ये अब चीख रही हैं, इनको तकलीफ हो रही, इनको नेम और शेम और कीजिए कानून के अंदर रहते हुए। कभी कानून नहीं तोड़ना, मैं आपको बार बार बता, ये जो आप में से जज्बाती होते हैं ना, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं, पूरे कॉज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो आपका जोश होता है ना, ये इस तरह के क्रिमिनल्स को फायदा देता है। आपका जोश, ठंडे रहना है, कानून के अंदर रहना है, और इनको कानून के अंदर एक्सपोज करें ताकि आने वाले जो इन पोजीशंस के ऊपर बेशर्म बैठे हुए हैं वो इस तरह की बगैरती और बेशर्मी ना करें, ऐसे गंदे फैसले ना करें। आगे चलते हैं जी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हम सबको बताया कि सिस्टम तबाह है। इस पर वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कौम को बताया कि मोहसिन नकवी की कारकर्दगी बुरी है। मोहसिन नकवी ने कहा पूरा सिस्टम तबाह दे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोहसिन नकवी की कारकर्दगी ही गंदी है, उसने क्रिकेट बोर्ड में भी तबाही की, उसने आके इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी तबाही की, और इस पर अब ख्वाजा आसिफ की हुकूमत, जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोहसिन नकवी की बहुत बुरी क्या परफॉर्मेंस है, उस पर अब ख्वाजा आसिफ की हुकूमत मोहसिन नकवी को निशाने इम्तियाज़ दे रही है। मैं क्या एक बारी निशाने हैदर ही दे देते, मेरा मतलब लगे लगा काम निबेड़ देते, मतलब सबसे बड़ा ही दे देते निशान। तो बहरहाल आप देख लें कि एक तरफ सिस्टम तबाह बता रहे थे मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि इधर पल्ले कुछ नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। अब भूखे ने भूखे को जफ्फी डाली हुई है, अब पता नहीं किसको गश पड़ती है दोनों में से। तो वो अब वही जो एक दूसरे को बुरा कह रहे थे, एक दूसरे को निशाने इम्तियाज़ दे रहे हैं। आगे नवाज शरीफ की सियासी ज़िंदगी पर मर्दे आहन के नाम से किताब लिखने वाले सीनियर सहाफ़ी हाजी नवाज रज़ा को भी सितारा इम्तियाज़ मिलेगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की कौम के लिए कानूनी खिदमात, जो उन्होंने गंद मारा और सारी अदलिया को लूटा गया, उसमें जो उनका नेम और शेम इनको भी करें, उन्होंने सदर ममलकत ने उन्हें भी हिलाले इम्तियाज़ देने की मंजूरी दी है। हाफिज़ अलामा ताहिर अशरफी साहब, उनको भी तमगा इम्तियाज़ दिया। इन्हों का तमगा जरा थोड़ा जिहा वड्डा बनाना, इन्होंने तमगा देख दे उत्ते जिहड़ी परात हुंदी ना उहदे च संगल शंगल पा के साडे भरा दे पा देना, क्योंकि काफ़ी जुस्सा शुस्सा वड्डा है, तो छोटा तमगा तो मैंने लगता कि नज़र ही नहीं आना, तो इसलिए तमगा ज़रा थोड़ा जिहा वड्डा रखना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना होगा। पाकिस्तान में सियासतदान और फ़ौज समेत सबका एहतसाब हुआ, मगर ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब आज तक नहीं हुआ। कहाँ मालिक साहब, जर्नैलों का कौन सा एहतसाब हुआ है? लेकिन आप भी ठीक हैं, आप वहाँ बैठे हुए हैं, कुटेंगे पकड़ के आपको। अब आप सोचें ना, मेरा मतलब है कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको नंगा करके मारें तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए ठीक है, आपने ये जो बात की है ये भी ठीक है। और फिर आपका एक और बयान भी देखा कि इमरान खान को बड़ी सपोर्ट थी फ़ौज की, उतनी सपोर्ट किसी को नहीं मिली। सरकार अगर सपोर्ट होती तो आप वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठ के पूछते उन्हें कि मैं गिरबान आपका पकड़ना है या किसका पकड़ना है। तो ये बस ऐसे ही सपोर्ट थी, आपको पता है। बहरहाल आप सीनियर आदमी हैं, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, हमने आपको क्या कहना है। तो मुझे यहाँ से फ़िलहाल यही मैं कहूँगा कि एक तरफ अशराफिया
नंगा नाच रही है अपना, जो अपनी अय्याशी का है हर तरफ, और दूसरी तरफ गरीब जो है वो लाशें ढूंढ रहा है अपनी। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।